जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो साथियों, आज की जो अपनी क्लास रहेगी वो हरियाणा जीके की क्लास रहेगी। अभी जो आगे अपना जो हरियाणा का सीईटी का एग्ज़ाम होना है उसके लिए बड़ी हेल्पफुल क्लास रहेगी। आज इस क्लास में हम बात करेंगे अपने एक ज़िले के बारे में, और आज का जो हमारा डिस्ट्रिक्ट रहेगा वो रहेगा रोहतक ज़िला। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। देखो, अगर ज़िले की बात की जाए तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे हरियाणा के मैप पे कि रोहतक ज़िले की जो लोकेशन है वो कहाँ पे रहेगी। देखो भाई, ये जो दिख रहा आपको, ये हमारी जो बाउंड्री है ये किसकी है? रोहतक ज़िले की। ठीक है, रोहतक ज़िले की। अब देखो, रोहतक ज़िला जिस जिस ज़िले को सीमा साझा कर रहा है वो इधर सोनीपत से सीमा साझा करता है, नीचे झज्जर से, इधर चरखी दादरी से सीमा साझा करता है। उसके बाद ये कौन सा हो गया? भिवानी ज़िला हो गया, और इधर हो गया हमारा हिसार ज़िला, और ऊपर क्या हो गया? तो ये हो गया जींद ज़िला। ठीक है, अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि हम हरियाणा के मैप पे तकरीबन अपने 22 के 22 ज़िलों को देखें तो एक दो ही ज़िले ऐसे हैं, एक रोहतक और दूसरा चरखी दादरी, जो किसी अन्य राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता। तो ये अपना एक किस्म से लैंडलॉक जो ज़िला है वो हो गया। ठीक है, यानी कि किसी भी राज्य से अपनी सीमा साझा नहीं करेगा। ठीक है, कौन सा? रोहतक ज़िला। तो इसी ज़िले के बारे में हमें पढ़ना है। अब देखो, सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि जो हरियाणा का मैप है उस पे इसकी स्थिति क्या होगी। तो हरियाणा के मैप पे इसकी स्थिति की अगर बात करें तो आपको दिख रहा है पूरा हरियाणा का मैप है, और ये रोहतक ज़िला है। तो ये हरियाणा के मध्य भाग में स्थित है। ठीक है, तो दो ही ज़िले, एक जींद और एक रोहतक, ये हरियाणा के बिल्कुल कहाँ पे स्थित होंगे? मध्य भाग में। तो चलिए इसको करते हैं अब शुरू। देखो, जब भी हम ज़िला पढ़ेंगे तो सबसे पहले उसकी हम क्या देखेंगे? लोकेशन देखेंगे। भाई उसकी स्थिति है वो क्या कहाँ पे रहेगी। ठीक है, देखो ज़िला रहेगा हमारा रोहतक, और जब भी हम ज़िला पढ़ेंगे तो हम एक सीक्वेंस बना के चलेंगे कि सबसे पहले हम उसकी स्थिति के बारे में बात करेंगे, स्थिति के बाद ज़िले के रूप में उसका गठन कब हुआ, उसके बाद उस ज़िले की जनसंख्या क्या रहेगी, जनसंख्या के बाद ज़िले का हम पढ़ेंगे क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल के बाद उस ज़िले में विधानसभा की जो सीट रहेंगी वो कौन कौन सी रहेंगी, इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर मैं स्थिति की बात करूं तो रोहतक ज़िले की स्थिति मैंने आपसे शुरुआत में ही बता दी कि ये हरियाणा के किस भाग में स्थित है। तो हम कहेंगे हरियाणा के मध्य भाग में स्थित रहेगा। ठीक है, कौन से भाग में? मध्य भाग में। गठन की बात करें तो आपको पता है हरियाणा का जो गठन हुआ था वो 1 नवंबर 1966 को हुआ था। अब देखो, हरियाणा 1 नवंबर 1966 को भारत के 17वें राज्य के रूप में उभर के आया, और उस समय जब जिलों का गठन किया गया तो हमारे पास कुल 7 जिले थे, और उन 7 जिलों में रोहतक जिला भी क्या था? शामिल था। ठीक है, तो गठन के समय पे ही ये क्या था? जिला था। तो गठन कब हुआ इसका? तो हम कहेंगे गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को। अब देखो, जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या 22 के 22 जिलों की एग्जैक्ट डाटा हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पेपर में जब पूछा जाएगा तो 3 कैटेगरी के सवाल पूछे जाते हैं। एक तो हमारी जो जिलों की संख्या है उसको हम 3 कैटेगरी में बांटेंगे। एक तो 10 लाख से कम वाला, उसके बाद कुछ जिले ऐसे होंगे जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक होगी, और तीसरी और जो कैटेगरी आएगी अपने पास वो आएगी 15 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जिले। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है, टोटल 22 जिलों को एक साथ याद रख लेना है। किस प्रकार से? कि सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं किसकी 10 लाख से कम जनसंख्या किन जिलों की है। ठीक है, और 10 लाख से कम जनसंख्या में आपको जिले ध्यान रखने हैं कितने? 6। अब देखो मेरे साथ अगर आप टोटल 22 जिले पढ़ोगे तो 22 जिलों तक आपको इन 6 जिलों की जो जनसंख्या है वो अपने आप याद हो जाएगी कि किन किन की 10 लाख से कम है। अब देखो 6 जिलों में कौन कौन से जिले शामिल होंगे, तो हम रेवाड़ी से उठा लेते हैं। रेवाड़ी हो गया, उसके बाद इसके साथ लगता महेंद्रगढ़। अब देखो फतेहाबाद और झज्जर दोनों एक साथ जिले बने थे। फतेहाबाद और कौन सा? झज्जर, दोनों एक साथ जिले बने थे 1997 में। तो इन दोनों जिलों की जो जनसंख्या है वो 10 लाख से कम रहेगी। उसके बाद जो 5वां जिला है वो
हमारा कौन सा होगा, पंचकुला होगा। और छठा और महत्वपूर्ण जिला जो बार बार एचएससी ने रिपीट किया है वो जिला हमारा कौन सा होगा, वो होगा कुरुक्षेत्र। ठीक है, तो ये मैंने आपसे वो 6 जिले बताए हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख से क्या है, कम है। अब देखो दूसरी कैटेगरी आपको कौन सी ध्यान रखनी है कि जिनकी जनसंख्या 15 लाख से अधिक है। ठीक है, 15 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जिले, तो 15 लाख से अधिक जनसंख्या की बात करें तो उन जिलों की संख्या कितनी होगी, 5 होगी। अब वो 5 जिले कौन कौन से होंगे, तो 5 जिलों में हम बड़े बड़े जिलों को लेके चलेंगे। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि हरियाणा में कहीं पे जनसंख्या ज़्यादा है तो वो कौन सा है हमारा जिला, वो जिला रहेगा फरीदाबाद। ठीक है, फरीदाबाद के साथ लगता गुरुग्राम, 2 जिले एक साथ हो गए। फिर हम आएंगे दूसरी बड़ी जनसंख्या वाला जिला हमारा कौन सा रहेगा, तो वो हिसार रहेगा। और हिसार के साथ लगता एक और जिला हमारा जिसका नाम क्या रहेगा, भिवानी। ठीक है, 4 याद हो गए कि फरीदाबाद, फरीदाबाद के साथ लगता हुआ कौन सा, गुरुग्राम, उसके बाद हिसार, हिसार के साथ लगता हुआ भिवानी। और जो 5वां जिला हम याद रखेंगे यहाँ पे वो नाम किसका याद रखेंगे, करनाल का। ठीक है, तो ये 6 जिले जिनकी जनसंख्या 10 लाख से कम है और ये 5 जिले। ठीक है, तो आगे जो भी हम जिले पढ़ेंगे उनमें इसकी चर्चा जरूर करेंगे और बार बार पढ़ने से ही चीज़ें याद होंगी। अब जीके में ऐसा नहीं कि एक बार आपने पढ़ लिया और परमानेंट आपकी मेमोरी में सेट हो गया। जीके रिवीजन का सब्जेक्ट है, जितना आप रिवीजन करेंगे उतना ही आपको याद होता चला जाएगा। अब देखो इन 2 कैटेगरी में हमने रोहतक जिले की बात नहीं की, तो टोटल ये 11 जिले होते हैं। बच गए जो 11 जिले, उन 11 जिलों में जो रोहतक जिला है इसकी जो जनसंख्या होगी वो क्या होगी, तो फिर हम अपने आप बता ही देंगे कि जी इसकी ना तो 10 लाख से कम है ना 15 लाख से अधिक है, तो इसकी जो जनसंख्या है वो क्या हो जाएगी, तो आप कहोगे इसकी जनसंख्या होगी 10 लाख से अधिक। ठीक है, अब आ जाओ क्षेत्रफल के ऊपर। क्षेत्रफल की अगर बात करें तो क्षेत्रफल इसका रहेगा 1745 वर्ग किलोमीटर। कितना रहेगा, 1745 वर्ग किलोमीटर। अब देखो 22 के 22 जिलों के क्षेत्रफल याद रखना बड़ा कठिन है, लेकिन एक एक जिला आप मेरे साथ पढ़ेंगे तो इतनी बार इनका रिवीजन कर लेंगे कि आपके टिप्स पे होंगे सारे जिलों का क्षेत्रफल। उसके बाद अगर बात करें विधानसभा सीट की, तो यहाँ पे कौन कौन सी विधानसभा की सीट रहेंगी, तो देखो विधानसभा सीट की अगर बात करें तो आपको पता है अपने हरियाणा में कुल 90 विधानसभा की सीट रहेंगी। कितनी रहेंगी, 90 विधानसभा की सीट। और पेपर में ना कई बार ऐसे पूछ लेता, बताओ कौन सी आरक्षित सीट है कौन सी नहीं है, तो 90 में से 17 ऐसी सीटें हैं जो हमारी आरक्षित रहेगी। तो प्रत्येक जिले में एक एक सीट क्या हो गई, आरक्षित। और इसके अलावा 5 जिले अपने पास ऐसे बचेंगे जिनकी कोई भी सीट क्या नहीं है, आरक्षित नहीं है। ठीक है, तो देखो विधानसभा सीट में सबसे पहले हम बात करें रोहतक के बारे में, तो रोहतक के नाम से विधानसभा की सीट है। ठीक है, किसके नाम से, रोहतक के नाम से। फिर हम पढ़ेंगे महम के नाम से। उसके बाद अगली जो सीट आप पढ़ोगे वो पढ़ोगे गढ़ी सांपला किलोई के नाम से। ठीक है, गढ़ी सांपला जहाँ पे सर छोटूराम का क्या हुआ था, जन्म हुआ था, तो गढ़ी सांपला किलोई। ठीक है, ये हमारी तीसरी विधानसभा सीट। और चौथी जो विधानसभा सीट होगी वो होगी कलानौर। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये कौन सी सीट होगी, तो इसको हम कहेंगे कलानौर। समझ गए। अब देखो भाई, अब इसमें से एक सीट हमारी क्या है, रिजर्व है, आरक्षित है। और वो आरक्षित सीट कौन सी है, तो ध्यान देंगे ये जो कलानौर की सीट है इसको ध्यान रखेंगे रोहतक जिले की कैसी सीट होगी, तो इसको हम कहेंगे रोहतक जिले की कैसी सीट है, आरक्षित सीट है। ठीक है, रोहतक जिले की कैसी सीट है, ये आरक्षित सीट है। कौन सी, कलानौर की। उसके बाद अब देखो बात करते हैं गढ़ी सांपला किलोई के बारे में। इसके बारे में क्यों बात करते हैं, क्योंकि हमारे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा इसी सीट से चुनाव लड़े थे। ठीक है, कौन, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो वर्तमान में क्या है, विधायक हैं। ठीक है, अब देखो वर्तमान में अपनी विधानसभा कौन सी चल रही है, तो हम कहेंगे जी वर्तमान में हमारी 14वीं विधानसभा चल रही है। और ये जो 14वीं विधानसभा इसका कार्यकाल 2019 से लेके 2024 तक रहेगा। और जो 14वीं विधानसभा के चुनाव जब 2019 में हुए थे तो आपसे पूछेगा कि सबसे बड़ी जीत किसने दर्ज की थी, तो सबसे बड़ी जो हरियाणा में जीत दर्ज है वो किसके नाम है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। 14वीं विधानसभा में सबसे बड़ी जीत।
मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ क्या कि भाई 14वीं विधानसभा में कैसी बड़ी जीत हरियाणा से इसने दर्ज की थी। सबसे छोटी अगर जीत पूछ लेना आपसे तो वो आप बताओगे किसका नाम, सिरसा का नाम, और सिरसा से गोपाल कांडा ने 14वीं विधानसभा में सबसे छोटी जीत दर्ज की। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं इतनी बातें आपको समझ आई होंगी। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो आपसे पूछा जाएगा रोहतक जिले का पुराना नाम क्या होता था। ठीक है, तो जिला हमारा वही हो गया, कौन सा, रोहतक। समझ गए। अब देखो रोहतक जिले का क्या पूछेगा आपसे, पुराना नाम। ठीक है, और पुराने नाम की अगर बात करें तो आप लोग जानते होंगे इसको जाना जाता था किसके नाम से, तो इसको जाना जाता था रोहतास नगर के नाम से। ठीक है, पुराना नाम क्या हो जाएगा, रोहतास नगर। इसको चला दे और ये कुर्सी बाहर दे दे। तो पुराना नाम क्या था इसका, रोहतास नगर। उसके बाद बात कर लेते हैं किसकी, कि इस जिले के जो संस्थापक हुए हैं, या फिर सॉरी नामकरण, इस जिले के नामकरण के बारे में। ठीक है, किसका नाम रोहतक किस प्रकार से पड़ा। तो नामकरण की अगर बात करें तो ध्यान देंगे, एक रानी थी जिसका नाम था तारावती। ठीक है, रानी क्या थी, तो रानी का नाम था तारावती, और इस रानी तारावती के पुत्र हुए हैं जिनका नाम था रोहतास। ठीक है, तारावती के पुत्र जिनका नाम था रोहतास, इसी के नाम पर इस जिले का क्या होता है भाई, इस जिले का नामकरण होता है। ठीक है, तो पुराना नाम हो गया इसका रोहतास नगर। उसके बाद हमने कर ली इसके नामकरण की बात। ठीक है, अब देखो इसके उपनाम क्या क्या रहेंगे, इसके उपनाम क्या क्या रहेंगे। उपनाम की बात करें तो आपको पता है कि भाई नाम तो इसका रोहतक जिला है, लेकिन रोहतक के अलावा इस जिले को हम किस नाम से जानेंगे। ठीक है, अब देखो रोहतक जिले में आपको पता है कि यहाँ पे हमारी जो फिल्म सिटी है वो इस जिले को कहा जाता है। ठीक है, तो आपसे कहे कि हरियाणा में फिल्म सिटी के नाम से कौन सा जिला जाना जाता है, तो रोहतक जिले को फिल्म सिटी कहेंगे। इसके बाद इसको किस नाम से जानेंगे, तो इसको हम शुगर सिटी के नाम से भी जानते हैं। अब देखो जैसे ही शुगर सिटी का नाम आया तो शुगर में आपको पता है किससे बनती है, गन्ने से। और गन्ने के उत्पादन की अगर बात की जाए विश्व स्तर पे गन्ने का उत्पादन कहाँ पे होता है, ब्राजील में। अगर बात करें भारत की तो भारत में गन्ने का उत्पादन कहाँ पे होगा, उत्तर प्रदेश में। लेकिन हरियाणा में बात करें तो हरियाणा में गन्ने का उत्पादन होता है किस जिले में, सर्वाधिक, यमुना नगर में। और एशिया की सबसे बड़ी सरस्वती शुगर मिल भी कहाँ पे रहेगी, यमुना नगर में। इसी प्रकार गन्ने से संबंधित एक क्वेश्चन और बनता है कि गन्ने का प्रजनन केंद्र हरियाणा में किस जगह पे रहेगा। और गन्ने के अगर प्रजनन केंद्र की बात की जाए तो वो आपका रहेगा कहाँ पे, करनाल में 1932 को स्थापित हुआ था। इसके अलावा देखो गन्ना अपने भारत में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, लेकिन चीनी के उत्पादन में अगर राज्य का नाम पूछे कि चीनी का उत्पादन भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा होता है, तो वहां पे महाराष्ट्र का नाम आएगा। तो ये ध्यान रखेंगे, जो इस क्या नाम है, रोहतक को शुगर सिटी के नाम से जाना जाता है। जबकि देखो कॉटन सिटी यहाँ से पूछ ले तो कॉटन सिटी के नाम से पलवल को जानते हैं। और यहाँ से कॉटन आपको पता कपास, और कपास का जो सबसे ज्यादा निर्माण, सबसे ज्यादा उत्पादन कपास का होता है वो सिरसा जिले में। कपास की सबसे बड़ी मंडी रोहतक में लगती है, जबकि कपास का व्यापार हरियाणा में सबसे ज्यादा पलवल जिले में होता है, इसीलिए पलवल को कहा जाता है कॉटन सिटी। ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे। अब कर लेते हैं एजुकेशन की बात। ठीक है, तो उपनाम में ही इसको एक अन्य नाम दिया जाता है, और वो क्या दिया जाता है, एजुकेशन का हब। तो आपसे कहेगा बताओ हरियाणा का कौन सा जिला एजुकेशन हब के नाम से जाना जाता है, तो वो रहेगा हमारा रोहतक जिला। जबकि एजुकेशन सिटी के बारे में आपसे पूछा जाए तो एजुकेशन सिटी किसको कहेंगे, सोनीपत को। ठीक है, तो ये इसके क्या हो गए, उपनाम हो गए। इसके अलावा इसको क्या कहा जाएगा, तो राजनीतिक राजधानी। ये भी क्वेश्चन आया था एक बार पेपर में, हरियाणा की राजनीतिक राजधानी। ठीक है, और राजनीतिक राजधानी की बात हुई तो हरियाणा में राजधानी से बनेंगे 3 क्वेश्चन। बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर हरियाणा की राजधानी पूछे, सभी जानते हैं चंडीगढ़ रहेगी। ठीक है, हरियाणा की विधानसभा के बारे में पूछे तो वो भी हमारी कहाँ पे मौजूद है, चंडीगढ़ में। लेकिन हरियाणा की राजनीतिक राजधानी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो अपना आंसर होगा रोहतक जिला।
जबकि हरियाणा का राजनीतिक गढ़ पूछ लिया जाए तो वहां पे हम आंसर करके आएंगे भिवानी जिले को। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन राजनीतिक राजधानी से बनते हैं कि राजनीतिक राजधानी अपनी रोहतक, राजनीतिक गढ़ भिवानी। जबकि अगर आपसे पूछ ले हरियाणा की राजधानी या हरियाणा की विधानसभा कहां पे मौजूद है तो आंसर करेंगे क्या, चंडीगढ़। ठीक है, तो ये हो गया इसके उपनाम। उपनाम के बाद इस जिले में हम किसके बारे में पढ़ेंगे भाई, तो इस जिले में हम पढ़ेंगे उद्योग धंधों के बारे में। ठीक है, कि यहाँ पे कौन कौन से उद्योग हैं। देखो उद्योग में अगर बात की जाए तो आपसे पूछेगा रेवड़ी और गज्जक उद्योग कहाँ पे रहेगा। ठीक है, देखो रेवड़ी और गज्जक की अगर फेमस की प्रसिद्ध की भी बात की जाए ना, कहाँ की फेमस है, तो रेवाड़ी मत करना, रेवड़ी और गज्जक फेमस रहेगी कहाँ की, रोहतक की। तो यहाँ पे एक उद्योग हो जाएगा हमारा जिसको हम पढ़ते हैं किसके नाम से, तो इसको हम पढ़ेंगे रेवड़ी व गज्जक उद्योग। ठीक है, रेवड़ी और कौन सा, गज्जक उद्योग। ठीक है, तो ये रहेगा रोहतक में। इसके अलावा नट बोल्ट, ठीक है, ये पेपर में कई बार आ चुका है कि हरियाणा में नट बोल्ट जो उद्योग है वो कहाँ पे स्थित रहेगा, तो ये जो नट बोल्ट उद्योग है ये भी हमारा फेमस रहेगा हरियाणा में, पूरे भारत में फेमस है नट बोल्ट उद्योग, कहाँ का, रोहतक जिले का। उसके बाद आगे आता है एक एशियन पेंट उद्योग। ठीक है, कौन सा उद्योग है, तो हम पढ़ेंगे एशियन पेंट उद्योग के बारे में। ये भी हमारा कहाँ पे है, तो ये भी हमारा हो जाएगा कहाँ पे, रोहतक में, एशियन पेंट उद्योग। उसके बाद आगे हम बात करते हैं एक हमारा यहाँ पे क्या है, विट्टा मिल्क प्लांट। ठीक है, अब देखो विट्टा मिल्क प्लांट की मैंने यहाँ पे बात क्यों की, ठीक है, क्योंकि विट्टा जो मिल्क प्लांट है ना, इससे बनेंगे भाई 3 क्वेश्चन। ठीक है, 3 जिलों से 3 क्वेश्चन विट्टा मिल्क प्लांट से बनेंगे। जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो पेपर में पूछा जाता है वो कुरुक्षेत्र और जींद का पूछा जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जींद में हरियाणा का सबसे पुराना और सबसे बड़ा विट्टा मिल्क प्लांट है और उसकी स्थापना एक बार पेपर में पूछी गई थी। तो मैं यहाँ पे साइड में आपको बता देता हूँ कि अगर आपसे पूछ लिया जाए हरियाणा का सबसे बड़ा, ठीक है, और इसके अलावा पुराना जो विट्टा मिल्क प्लांट है उसके बारे में, ठीक है, विट्टा मिल्क प्लांट के बारे में, तो वो लगा था कहाँ पे, जींद में। कब लगा था, 1970 में। ठीक है, उसके बाद विट्टा मिल्क प्लांट हरियाणा में टोटल कितने हैं ये ध्यान रख लेना, कुल संख्या इनकी 6, और सबसे नया कहाँ पे स्थापित हुआ था, तो वो स्थापित हुआ था हमारा कुरुक्षेत्र में। कहाँ पे, कुरुक्षेत्र में। तो कितने क्वेश्चन बनेंगे, 1970 जींद में लगा 1 क्वेश्चन, नया कहाँ पे लगा 2 क्वेश्चन, उसके बाद कुल कितने 6 हो गए। और तीसरा क्वेश्चन ये आता है, देखो ये विट्टा मिल्क प्लांट सरकारी है लेकिन एक प्राइवेट, एक निजी मिल्क प्लांट भी लगा था जो प्रॉपर जगह से क्वेश्चन बनेगा और उसका नाम रहेगा लक्ष्य विट्टा मिल्क प्लांट। ठीक है, कौन सा, लक्ष्य विट्टा मिल्क प्लांट। और ये हमारा कहाँ पे, तो यहाँ पे हम कंडेला का नाम पढ़ते हैं, किस गांव का, कंडेला गांव जींद में रहेगा, जो हरियाणा का पहला निजी विट्टा मिल्क प्लांट था। ठीक है, तो यहाँ पे रोहतक जिले में भी एक अच्छा है तो उनको पढ़ ही लेते हैं कि रोहतक जिले में कौन सा मिल्क प्लांट रहेगा, तो उसका नाम है विट्टा मिल्क प्लांट, रोहतक जिले में रहेगा। तो उद्योग धंधे में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है ना, यहाँ से अगर एक क्वेश्चन छाटू मैं जो पेपर में पूछे जाने वाला है वो ये ही 2 क्वेश्चन है, नट बोल्ट और एशियन पेंट। ठीक है, जबकि विट्टा मिल्क प्लांट वाला क्वेश्चन अगर एग्जाम में कभी आया तो या तो जींद वाले से आएगा या फिर कुरुक्षेत्र वाले से आएगा। ठीक है, चलो भाई, अब उद्योग धंधों के बाद इस जिले में हम पढ़ेंगे किसके बारे में, शिक्षा के बारे में। ठीक है, शिक्षा के बारे में। तो रोहतक जिले में अगर हम शिक्षा की बात करें तो देखो शिक्षा में हम किन किन चीज़ों को पढ़ते हैं। शिक्षा में एक तो उन जिले में जो यूनिवर्सिटी रहेंगे, विश्वविद्यालय, उनके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा उस जिले में जवाहर नवोदय, क्योंकि पीछे एचएससी का ट्रेंड चला हुआ है किसका, 2 चीज़ें पेपर में ज़्यादा पूछी गई है। एक तो जो आरक्षित विधानसभा सीट है वो प्रॉपर देख के कि निम्न में से कौन सी आरक्षित नहीं है, और दूसरी वो 4 जवाहर नवोदय विद्यालय दे देगा उनके गाँव के साथ है, गांव के साथ, और ये बताएगा निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ये 22 के 22 जो जवाहर नवोदय विद्यालय है इनको पढ़ना जरूरी है। तो ये कैसे याद होंगे भाई, वही बात है जीके रिवीजन का सब्जेक्ट है और बार बार हम रिवीजन करेंगे तो इनको याद कर ही लेंगे। अब देखो सबसे पहले रोहतक
रोहतक जिले का जवाहर नवोदय विद्यालय, ठीक है, जवाहर नवोदय विद्यालय। और रोहतक जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय की बात करें तो आप ध्यान रखेंगे ये घुसकानी गांव में रहेगा। कौन सा गांव? घुसकानी गांव में ये स्थित रहेगा। घुसकानी गांव कहाँ पे रहेगा? रोहतक में। उसके बाद यहाँ पे हम एक यूनिवर्सिटी की बात करेंगे और वो रहेगा हमारी MDU यूनिवर्सिटी। अब देखो इस यूनिवर्सिटी को ध्यान से पढ़ना है, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, क्योंकि ये जो यूनिवर्सिटी इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे जो पहला क्वेश्चन यहाँ से बनेगा वो ये बनेगा कि इस यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई। देखो MDU यूनिवर्सिटी की अगर मैं स्थापना की बात करूँ तो ध्यान देंगे इसकी जो स्थापना होती है वो होती है कब? 1976 में। कब होती है भाई? 1976 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। अब देखो जब इसकी स्थापना हुई उस समय पे इसका नाम क्या था? तो 1976 में इसकी जो स्थापना होती है तो ध्यान रखेंगे वो रोहतक विश्वविद्यालय के नाम से होती है। किसके नाम से? तो आप कहोगे रोहतक विश्वविद्यालय, इसी के नाम पे इसकी क्या हुई? स्थापना हुई। कब? 1976 में। उसके बाद बात आती है क्या कि इसका नाम MDU कब पड़ा। देखो MDU की अगर बात करें तो साल आया हमारा 1977 है, और 1977 में हमारे एक व्यक्ति थे जो आर्य समाज के संस्थापक थे। ये इंडिया जीके से भी क्वेश्चन बनता है कि आर्य समाज के जो संस्थापक हुए हैं वो कौन हुए हैं। तो आर्य समाज के अगर मैं संस्थापक की बात करूं तो उसका नाम था दयानंद सरस्वती, ठीक है, नाम याद रह जाएगा। तो दयानंद सरस्वती, ठीक है। तो इस दयानंद सरस्वती ने क्या किया था? आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई, और वो एग्जैक्ट स्थान भी ध्यान रखेंगे कहाँ पे? मुंबई। अब इसका जिक्र हमने क्यों किया? क्योंकि ये जो दयानंद सरस्वती है ये हरियाणा में आए सबसे पहले रेवाड़ी, और यहाँ पे इसने गौशाला की स्थापना की, गौशाला का उद्घाटन किया। और विश्व में अगर पहली गौशाला पूछे ना कि कहाँ पे स्थापित हुई थी तो वो अपने रेवाड़ी जिले में स्थापित हुई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वयं अपने हाथों से उसका क्या किया था? उद्घाटन किया था। इसी स्वामी दयानंद सरस्वती के नाम पे जो हमारा रोहतक विश्वविद्यालय 1976 में स्थापित हुआ था उसी का नाम बदला जाता है। कब? 1977 में, ठीक है। तो 1977 में इस रोहतक विश्वविद्यालय का क्या कर दिया गया? नाम बदल दिया गया, और नाम बदल के इसका नाम क्या रख दिया जाता है 1977 में? MDU, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, ठीक है। उसके बाद इस यूनिवर्सिटी की और क्या खास बात है? इस यूनिवर्सिटी की खास बात यह है कि ये हरियाणा की एकमात्र ऐसी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। कैसी? हरियाणा की एकमात्र ऐसी यूनिवर्सिटी जिसका खुद का, जिसका स्वयं का कैसा अंतरराष्ट्रीय स्तर का खेल ग्राउंड है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय स्तर का क्या रहेगा? खेल मैदान रहेगा, ठीक है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि वो हरियाणा की कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसका अपना खुद का अंतरराष्ट्रीय स्तर का खेल मैदान है, तो वो MDU यूनिवर्सिटी ऐसे एकमात्र ये यूनिवर्सिटी रहेगी, ठीक है। उसके बाद और क्या क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से? तो इस यूनिवर्सिटी के भाई हमारे पास 2 सैटेलाइट कैंपस रहेंगे। क्या रहेंगे? 2 सैटेलाइट कैंपस। और सैटेलाइट कैंपस की बात करें तो आपसे पूछ सकता है कि MDU यूनिवर्सिटी के 2 सैटेलाइट कैंपस कहाँ कहाँ पे रहेंगे? तो एक सैटेलाइट कैंपस तो हमारे मीरपुर रेवाड़ी में रहेगा। कहाँ पे? मीरपुर रेवाड़ी में। और दूसरा जो है वो आप ध्यान रखेंगे गुरुग्राम में, ठीक है। अब देखो जो मीरपुर रेवाड़ी का सैटेलाइट कैंपस था वो अब क्या बन चुका है? तो ये बन चुकी है अब यूनिवर्सिटी। तो ये भी ध्यान रखेंगे मीरपुर वाला सैटेलाइट कैंपस 2013 में किसमें तब्दील हो गया है? तो ये एक यूनिवर्सिटी के रूप में तब्दील हो चुका है। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय के नाम से इसको आज जाना जाता है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन MDU यूनिवर्सिटी से। अब शिक्षा के बारे में बढ़ते हम इस जिले में आगे, और आगे बढ़ेंगे तो आप जानोगे किसके बारे में? PGIMS रोहतक के बारे में, ठीक है। किसके बारे में? PGIMS रोहतक के बारे में। अगर इस PGIMS में रोहतक की बात करूं तो ध्यान रखेंगे इसकी स्थापना होती है 1960 ईस्वी में, ठीक है। 1960 ईस्वी में। इस PGIS से किसका संबंध था? तो इस PGIM से संबंध था हमारा जो हरियाणा का पहला CM हुआ है। और हरियाणा के पहले CM आपको पता है वो कैसे थे? हरियाणा के जो पहले CM बने थे वो मनोनीत थे, और मनोनीत CM
का क्या नाम था, तो उसका नाम था भगवत दयाल शर्मा। ठीक है, भगवत दयाल शर्मा ये हरियाणा के पहले मनोनीत सीएम हुए। इनका जन्म आप सभी जानते होंगे 1918 बेरी गांव झज्जर में इसका जन्म होता है। अलग अलग पदों पे इसने काम किया, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे। लेकिन इसका हमने यहाँ पे जिक्र क्यों किया, क्योंकि भाई साहब इसकी जब मृत्यु हुई थी 1993 ईस्वी में, वो चीज खास रहेगी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे BD शर्मा। वैसे तो हम हरियाणा की पॉलिटिकल में इसको अच्छे से कवर करेंगे, लेकिन इसका संबंध PGIMS से है, तो उसी पॉइंट को हमें देखना है कि 1993 ईस्वी में इसकी जो मृत्यु है वो रोहतक के यहीं पे होती है, इसी PGIMS में इसकी मृत्यु होती है। फिर क्या हुआ, इसकी मृत्यु यहाँ पे हुई तो इस PGIMS का नाम बदल दिया गया, और नाम बदल के इसका किसके नाम पे कर दिया, तो इसका नाम कर दिया गया BD शर्मा के नाम पर। ठीक है, तो इसके नाम पे क्या लगा दिया, BD शर्मा। तो इतनी बात याद रह जाएगी कि भाई BD शर्मा जो नाम है वो क्यों किया, क्योंकि हमारे जो पहले मनोनीत सीएम थे उसकी मृत्यु इसी PGIMS में हुई। लेकिन आज ये PIMS एक यूनिवर्सिटी का रूप ले चुका है। किसका रूप ले चुका है, यूनिवर्सिटी का। और आपसे यही पूछा जाएगा कि यूनिवर्सिटी कब बनी, तो यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो वो डेट ध्यान रखेंगे कब बनी थी भाई, ये 2008 में ये हमारी क्या बनती है, यूनिवर्सिटी बनती है। इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद इस जिले में हम पढ़ेंगे किसके बारे में, मंदिर के बारे में। अब देखो, जब भी हम मंदिरों की बात करेंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे किसकी बात करेंगे, मंदिर की बात करेंगे। तो आपको पता है कि भाई हमारे जितने भी जिले हैं, प्रत्येक जिले के प्रत्येक गांव में मंदिर हैं, और सभी मंदिर हैं उनको हम याद नहीं रख सकते, और ना ही सारे मंदिर पूछे जाते। कुछ फेमस ही मंदिर होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक जिले से 3-3, 4-4 मंदिर हमें पढ़ने होते हैं, और मंदिर हो गए, दरगाह होगी, मजार होगी, ठीक है, ये गुरुद्वारे हो गए, ये ऐसी चीजें हैं जो एक बार पढ़ने से कभी आपको याद नहीं होगी। तो इनको क्या करना है, बार बार रिवाइज करना है इनको। ठीक है, अगर आप मेरे साथ टोटल 22 के 22 जिले पढ़ लेते हो तो इस चीज की मैं आपको फुल गारंटी देता हूं कि ये आपके जितने भी जवाहर नवोदय विद्यालय, जितनी भी आरक्षित सीटें, मंदिर, मेले, गुरुद्वारे, दरगाह, सभी आपके टिप्स पे होंगी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे मंदिरों की बात करें तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे केवल और केवल 2 मंदिर। देखो पेपर में यहाँ से मंदिर पूछा नहीं गया, आज तक का रिकॉर्ड है रोहतक जिले का कोई मंदिर पेपर में नहीं आया है। लेकिन आगे आने की अगर संभावना भी है तो वो 2 ही मंदिर पूछेगा। कौन कौन से, एक तो यहाँ पे शिव मंदिर। अब देखो शिव के नाम से हर गांव में मंदिर हैं, लेकिन ये थोड़ा खास है ये मंदिर। क्यों खास है, क्योंकि जो हमारे पूर्व सीएम है, क्या नाम है उनका, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उसी के गाँव में ये मंदिर रहेगा, ये थोड़ा सा खास है। ठीक है, तो शिव मंदिर कहाँ पे, किलोई का नाम ध्यान रखेंगे, किलोई में ये स्थित रहेगा। और दूसरा जो खास है वो यहाँ का मंदिर खास है, दुर्गा मंदिर। ठीक है, दुर्गा मंदिर। यहाँ से क्या क्वेश्चन बनेगा, तो ध्यान रखेंगे दुर्गा मंदिर रोहतक में रहेगा। और इसको मैंने इसलिए बताया कि इस मंदिर का जो उद्घाटन किया गया था, इस मंदिर का जो उद्घाटन किया गया था वो हमारे हरियाणा के वो हमारे भारत के प्रधानमंत्री, ठीक है, किसके, भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। और भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, तो लाल बहादुर शास्त्री और इसकी पत्नी के द्वारा ही इस मंदिर का क्या किया गया था, उद्घाटन किया गया था। कौन सा, दुर्गा मंदिर। ठीक है, उसके बाद ये पूछेगा कि ये मंदिर किसको समर्पित है, ये मंदिर किसको समर्पित है, दुर्गा का मंदिर। तो हम कहेंगे ये मंदिर महालक्ष्मी को, देवी महालक्ष्मी को क्या है, देवी महालक्ष्मी को ये समर्पित रहेगा। ठीक है, उसके बाद इस जिले में हम पढ़ेंगे मेलों के बारे में, और मेला यहाँ से पूछा जाता है एक। ठीक है, लेकिन हम यहाँ से मेले कितने पढ़ेंगे, तो यहाँ से 2 मेले ही पढ़ेंगे। ठीक है, और 2 मेले कौन से, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ बाबा जमुना दास का मेला। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, तो हम पढ़ेंगे बाबा जमुना दास के मेले के बारे में। ठीक है, तो बाबा जमुना दास का मेला। और दूसरा मेला है वो रहेगा बाबा मस्तनाथ का मेला। ठीक है, तो दूसरा मेला कौन सा रहेगा यहाँ पे, वो रहेगा बाबा मस्तनाथ का मेला। ठीक है, तो दूसरा बाबा मस्तनाथ का मेला। ठीक है,
तो ये 2 मेले हैं जो हमें पढ़ने हैं। देखो बाबा मस्तनाथ के मेले से जो क्वेश्चन आएगा वो रोहतक से काम चलेगा नहीं, यहाँ से प्रॉपर जगह पूछेगा और वो प्रॉपर जगह आप ध्यान रखेंगे अस्थल बोहर, ठीक है। कहाँ पे लगता है ये? अस्थल बोहर। जबकि जमनादास के मेले की बात करें तो यहाँ पे भी प्रॉपर जगह ध्यान रखेंगे, भालोठ गांव में लगता है। रोहतक में कौन सा? बाबा जमनादास का मेला, ठीक है। तो मंदिर याद हो गया, मेला याद हो गया। अब चलते हैं आगे, और आगे चलेंगे तो इस जिले में हम किसकी बात करेंगे? अब तो इस जिले के हम पढ़ेंगे गुरुद्वारों के बारे में, ठीक है। तो भाई प्रत्येक जिले में है गुरुद्वारे भी, लेकिन खास खास गुरुद्वारे हैं वो हमें पढ़ने होते हैं। देखो 2 मंदिर, 2 मेले और 2 ही यहाँ पे रहेंगे गुरुद्वारे। और सबसे पहला जो गुरुद्वारा है वो हम कौन सा पढ़ेंगे? वो पढ़ेंगे बंगला साहिब का गुरुद्वारा, ठीक है। कौन सा? बंगला साहिब गुरुद्वारा, ठीक है ये। और जो दूसरा गुरुद्वारा है उसका क्या नाम हो जाएगा? तो वो होगा गुरुद्वारा मंजी साहिब। कौन सा? तो उसका नाम है गुरुद्वारा मंजी साहिब, ठीक है। तो ये 2 गुरुद्वारे हैं जो हमारे किस जिले में रहेंगे? रोहतक जिले में रहेंगे, ठीक है। अब देखो इन गुरुद्वारों से क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले इनकी जो लोकेशन है ना वो हम ध्यान रखेंगे, लोकेशन ध्यान रखेंगे। और लोकेशन में क्या बताएंगे? इसको तो बंगला साहिब को तो आप सीधा रोहतक याद रखेंगे, लेकिन इसकी प्रॉपर जगह पेपर में पूछी जाती है और वो स्थान कौन सा हो जाएगा? लाखन माजरा, ठीक है। कौन सा स्थान? लाखन माजरा। अब देखो इससे एक क्वेश्चन और बनेगा, वो क्या बनेगा कि ये किस गुरु से संबंधित है? सिखों के किस गुरु से? तो हम कहेंगे सिखों के 9वें गुरु से संबंधित होगा। किस गुरु से? तो सिखों के कौन से? 9वें गुरु से ये संबंधित होगा। और सिखों के 9वें गुरु का नाम आप सभी जानते होंगे, उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था तेग बहादुर, ठीक है। और ध्यान रखेंगे जो गुरु तेग बहादुर है वो जब अपनी शहीदी देने गए थे तो इस गुरुद्वारे में वो 13 दिन ठहरे थे। ये भी पूछ लेता है कि कितने दिन ठहरे थे, तो आप कहोगे सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जब अपनी शहीदी देने गए थे। तो आपको पता ना इसको किसने मरवाया था? इसको किसने मरवाया था? तो इसको मरवाया था औरंगजेब ने, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे जब औरंगजेब से उधर ये अपनी फांसी की सजा इसको सुनाई गई थी और ये अपनी जब शहीदी देने जा रहे थे तो ये मंजी साहिब गुरुद्वारा जो रोहतक का था यहीं पे इन्होंने 13 दिन ठहरा था, ठीक है। जबकि ध्यान रखेंगे जब गुरु तेग बहादुर को क्या कर दिया गया? तो उसका सर कलम कर दिया गया, तो उसका सर एक रात के लिए अम्बाड़ा में रखा गया था। और वहीं पे आज एक गुरुद्वारा है जिसको हम शीशगंज गुरुद्वारे के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो शीशगंज गुरुद्वारा पूछे तो कहाँ पे रहेगा? अम्बाड़ा में, जो सिखों के 9वें गुरु से क्या होगा? संबंधित होगा, ठीक है। तो ध्यान रह जाएंगे ये 2 गुरुद्वारे हमें पढ़ने थे। गुरुद्वारों के बाद हम यहाँ पे बात करेंगे किसके बारे में? मस्जिद के बारे में, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे मस्जिद से 3 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। 3 क्वेश्चन इस जिले से किससे पूछे जाएंगे? तो वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे मस्जिद से, ठीक है। और वो मस्जिद के 3 क्वेश्चन कौन कौन से होंगे? सबसे पहले देखो आपको कंफ्यूज वाला क्वेश्चन बता देता हूं जिनका नाम रहेगा लाल मस्जिद, ठीक है। लाल मस्जिद। अब देखो लाल मस्जिद की अगर बात की जाए तो जो हरियाणा में फेमस है लाल मस्जिद वो रेवाड़ी की है। और जब भी आपसे लाल मस्जिद के बारे में पूछे और आपसे ऑप्शन में रेवाड़ी मिले तो आंसर आएगा रेवाड़ी, ठीक है। लेकिन जब रेवाड़ी ऑप्शन में ना मिले, क्योंकि फेमस हरियाणा में लाल मस्जिद रेवाड़ी की है और जब रेवाड़ी ऑप्शन में है ही नहीं तो हम लाल मस्जिद कहाँ की पढ़ते हैं? रोहतक की, ठीक है। तो लाल मस्जिद की जो लोकेशन है ये क्या हो जाएगी? तो हम कहेंगे लाल मस्जिद रोहतक में रहेगी। इस मस्जिद की खास बात क्या है? तो भाई ये जो मस्जिद है इसका निर्माण अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 1939 में इसका निर्माण आशिक अली के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। तो आशिक अली का नाम है आप ध्यान रख सकते हो, आशिक अली ने इसका क्या करवाया? निर्माण करवाया, ठीक है। उसके बाद दूसरी जो मस्जिद है वो रहेगी हमारी दिन्नी मस्जिद, ठीक है। दिन्नी मस्जिद। और ये जो दिन्नी मस्जिद है ये कहाँ पे रहेगी? रोहतक में रहेगी। अब देखो इस मस्जिद से 2 क्वेश्चन बनेंगे। क्या क्या? कि दिन्नी मस्जिद का निर्माण किसके समय में हुआ था? तो दिन्नी मस्जिद का निर्माण हुआ था औरंगजेब के समय में। ध्यान रखेंगे यहाँ पे जो वर्धमान महावीर हुए हैं, जो क्या नाम है 24वें तीर्थकर जैन धर्म के महावीर जी, उन्हीं का यहाँ पे मंदिर होता था। उसी मंदिर को तोड़ के यहाँ पे औरंगजेब ने क्या बनवाई? मस्जिद। तो ध्यान रखेंगे क्या कि मंदिर तोड़कर
मस्जिद का निर्माण, ठीक है, मस्जिद का क्या करवाया गया, निर्माण। और ये निर्माण किसने करवाया था, तो उस शासक का नाम ध्यान रखेंगे, उस शासक का नाम था औरंगजेब, ठीक है। लेकिन ये जो दिन्नी मस्जिद थी, इसी पे वर्तमान में अब क्या रहेगा, वर्तमान में फिर से यहाँ पे स्वामी महावीर का क्या है, मंदिर है, ठीक है। तो दिन्नी मस्जिद भाई पहले होती थी, लेकिन आज फिर इसको क्या बना दिया है, मंदिर बना दिया है। उसके बाद अगली आती है कांच की मस्जिद, ठीक है। ये बड़ी फेमस मस्जिद है, यहाँ से डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन आता है कि कांच की मस्जिद हरियाणा के किस जिले में रहेगी, तो अपना आंसर आएगा कांच की मस्जिद रोहतक जिले में रहेगी। अब देखो कांच ना देख के वो शीशा भी दे सकता है कि शीशे वाली मस्जिद हरियाणा में कहाँ पे रहेगी, तो उसका आंसर भी क्या आएगा, रोहतक आएगा। मैं इधर लिख भी देता हूँ, कांच ना देख के आपसे शीशा भी दे सकता है, कांच या शीशे वाली मस्जिद है वो रोहतक में रहेगी। अब आप देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है शीशे से संबंधित रोहतक में, और वो क्वेश्चन ये बनता है कि हरियाणा में शीश महल कहाँ पे रहेगा। देखो शीश महल का नाम आप सभी ने सुना होगा, शीश महल एक निवास स्थान है, ठीक है। तो यहाँ पे जिक्र हुआ है तो हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, शीश महल के बारे में। तो देखो ये जो शीश महल है ये एक पर्यटक स्थल भी हम कह सकते हैं, और किस जिले का है ये, तो इसको हम पढ़ते हैं गुरुग्राम जिले में, ठीक है। लेकिन ध्यान रखेंगे क्योंकि आजकल जो पेपर में पूछा जाता है तो वहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक तो इसकी प्रॉपर जगह और एक वो जिला। तो ध्यान रखेंगे गुरुग्राम, लेकिन गुरुग्राम में प्रॉपर स्थान कौन सा, वो रहेगा ये फर्रुखनगर में, ठीक है, फर्रुखनगर में। अब देखो इस शीश महल का निर्माण किसने करवाया था, निर्माण की अगर बात करें तो शीश महल के निर्माण करता हुए हैं कौन है, तो उसका नाम था क्या, फिरोज खां, ठीक है, फिरोज खां। तो फिरोज खां का नाम ध्यान रखेंगे, फर्रुखशहर का ये गवर्नर हुआ करता था, फौजदार खां, ठीक है, फर्रुखशहर का गवर्नर जिसका क्या नाम था, तो उसका नाम था फौजदार खां, ठीक है। फौजदार खां कहो, बुकों में आपको दलेल खां के नाम से भी, तो एक ही नाम है फौजदार खां या दलेल खां। इसी ने क्या करवाया, शीश महल का निर्माण, इसका अपना खुद का ये निवास स्थान था, क्योंकि फर्रुखनगर को बसाने वाला ही कौन है, फर्रुखनगर का बसाने वाला ही कौन है, तो वो फौजदार खां, दलेल खां। अब यहाँ से ना एक डेट से क्वेश्चन बनता है कि शीश महल कब बना था, तो शीश महल का निर्माण हुआ था 1733 ईस्वी में, जबकि फर्रुखनगर को कब बसाया गया, तो फर्रुखनगर को बसाया गया था 1732। दोनों डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, फर्रुखनगर को कब बसाया गया 1732, जबकि शीश महल का निर्माण 1733, और जो शीश महल है ये क्या रहेगा, फौजदार खां का निवास स्थान है। और इसको हमने क्यों पढ़ा, क्योंकि भाई यहाँ पे आई शीशे या कांच वाली मस्जिद, तो इसी से रिलेटेड हमने उस चीज को देख लिया, ठीक है। तो ये थी हमारी मस्जिद, और मस्जिद के बाद हम पढ़ेंगे इस जिले के पर्यटक स्थल के बारे में, ठीक है। तो अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, अब हम पढ़ेंगे पर्यटक स्थल, ठीक है। और पर्यटक स्थल अगर देखे जाए, ठीक है, जब भी आपसे कोई पर्यटक स्थल पूछे तो उसमें रोहतक जिले में एक जगह फेमस है जहाँ पे सारे पर्यटक स्थल रहेंगे तकरीबन, अगर आप तुक्का भी लगाओ तो अगर जब तक आपसे कोई पर्यटक स्थल पूछे और रोहतक जिले का और ऑप्शन में महम है तो आंख मीच के लगा देना, महम 99% सही होगा, ठीक है। देखो भाई कौन सा, नौरंग नाम से एक पर्यटक स्थल आता है, किसके नाम से, देखो डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन, इसमें कोई डीप से जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ से सीधा पूछेगा कि बताओ नौरंग पर्यटक स्थल हरियाणा में कहाँ पे रहेगा, तो आप कहोगे महम रोहतक। उसके बाद आपसे कहेगा मैना नामक जो पर्यटक स्थल है ये हरियाणा में कहाँ पे रहेगा, तो मैना नामक पर्यटक स्थल भी कहाँ पे, महम रोहतक। तो ये सारे अपने कहाँ पे हो जाएंगे, रोहतक। एक शाहजादा मोहम्मद रमजान की गुम्बद रहेगी यहाँ पे, किसकी, तो हम मोहम्मद रमजान की जो गुम्बद है उसी के बारे में बताते हैं, किसके बारे में, शाह मोहम्मद रमजान की गुम्बद, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे शाह मोहम्मद रमजान की गुम्बद, ठीक है, रमजान की गुम्बद ये कहाँ पे रहेगी, तो मैंने बताया था आपको कि तुक्का मारना हो तो आप क्या कह सकते हो इसको, महम, ठीक, क्योंकि तकरीबन चीजें पर्यटक स्थल रोहतक के महम में ही है, तो इसकी प्रॉपर जगह ध्यान रखेंगे। गुम्बद बड़ी महत्वपूर्ण है, देखो शाह मोहम्मद रमजान की गुम्बद, ये नाम ही बड़ा फेमस है, क्यों, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन ये आता है, शाह मोहम्मद जो रमजान है ना, इसको क्या कहा जाता है, तो इसको हादी ए हरियाणा के नाम से भी जाना जाता है, किसके नाम से, हादी ए हरियाणा, ठीक है। यही थे शाह मोहम्मद रमजान। पूछ सकता आपसे
इसके बारे में हादी ए हरियाणा के बारे में कि हादी ए हरियाणा के नाम से किसको जाना जाता है, शाह मोहम्मद रमजान, जिसकी गुंबद कहाँ पे रहेगी, महम में। लेकिन आपसे पूछ ले चोर गुंबद के बारे में, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे चोर गुंबद के बारे में कभी क्वेश्चन बन जाए तो ये चोर गुंबद है, ये कहाँ पे रहेगी, नारनौल में रहेगी, ठीक है, कहाँ पे रहेगी, नारनौल महेंद्रगढ़ में रहेगी। कौन सी गुंबद, चोर गुंबद। उसके बाद एक महम की बावड़ी आती है, ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। एक मिनट रुकिएगा। तो चलिए भाई इतनी हो गई। अब पर्यटक स्थल में हम आगे चलते हैं और आगे चलेंगे तो आगे आएगा हमारा महम की बावड़ी, ठीक है। किसके बारे में पढ़ेंगे हम, महम की बावड़ी के बारे में पढ़ेंगे। और जो महम की बावड़ी है इसकी लोकेशन तो आप बता ही दोगे कि जी ये कहाँ पे रहेगी, महम में रहेगी, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन क्या बनेगा, तो देखो महम की जो बावड़ी है इसको हरियाणा में क्या कहा जाता है, तो इसको हरियाणा में कहा जाता है क्या, स्वर्ग का झरना, ठीक है। तो आपसे डायरेक्ट ये पूछेगा हरियाणा में स्वर्ग का झरना किसे कहा जाता है, तो वो महम की बावड़ी को कहा जाता है। जबकि आपको पता है हरियाणा को धरती का स्वर्ग भी कहा जाता था। और क्वेश्चन बनता हरियाणा को धरती का स्वर्ग कहाँ पे कहा जाता है, तो वो हमारा 1328 दिल्ली अभिलेख, ठीक है। अगर आपसे पूछ लेना हरियाणा को क्या कहा जाता है, धरती का स्वर्ग किस अभिलेख में कहा गया है, तो आंसर हमारा क्या आएगा, दिल्ली अभिलेख। जबकि स्वर्ग का झरना किसे कहा जाएगा, महम की बावड़ी। अब देखो इस महम की बावड़ी को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो ध्यान रखेंगे महम की बावड़ी का अन्य अगर नाम पूछ ले तो इसको क्या कहेंगे हम, एक चोर का नाम आपने सुना होगा ना, और उस चोर का नाम है ज्ञानी चोर। तो हरियाणा में ज्ञानी चोर की गुफा पूछ ले तो वो एक ही बात है, ज्ञानी चोर की गुफा कहो या महम की बावड़ी, एक ही बात है, ठीक है। और इसी महम की बावड़ी को क्या कहा जाता है, स्वर्ग का झरना। उसके बाद यहाँ की जो सबसे फेमस चीज है वो मैंने बचा के रखी है आपके लिए, और वो क्या है, असथल बोहर मठ का नाम आपने सुना है, ठीक है। असथल बोहर मठ का नाम आपने सुना है, ठीक है। अब देखो असथल बोहर मठ है ये किस संप्रदाय से संबंधित है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, हम कहेंगे असथल बोहर मठ नाथ संप्रदाय से क्या रहेगा, संबंधित रहेगा। अब बात ये आती है कि नाथ संप्रदाय के संस्थापक कौन हुए हैं, तो आपने देखा होगा, नाम सुना होगा, योगी आदित्यनाथ, बालकनाथ, ये सारे नाथ संप्रदाय से संबंधित है, नाथ संप्रदाय के ये अनुयायी है। इस नाथ संप्रदाय की स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो ध्यान रखेंगे उनका नाम था गुरु गोरखनाथ, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इसके नाथ संप्रदाय के अगर आपसे संस्थापक का नाम पूछे तो उसका नाम आप क्या कहोगे, गुरु गोरखनाथ है। लेकिन इस नाथ संप्रदाय के वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, तो वो गुरु गोरखनाथ के चेले थे, जिनका नाम ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन भी आता है पेपर में कि नाथ संप्रदाय का वास्तविक संस्थापक, ठीक है, वास्तविक संस्थापक। और वास्तविक संस्थापक कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे चौरंगी नाथ, ठीक है। 4 अंगों से बना व्यक्ति चौरंगी नाथ, जिसका नाम गुरु गोरखनाथ ने दिया था। इसके 4 टुकड़ों को, 4 शरीर के टुकड़ों को जोड़ने का काम किया था गुरु गोरखनाथ ने, और गुरु गोरखनाथ का ये क्या था, शिष्य था, कौन है, चौरंगी नाथ, ठीक है। उसके बाद बात आती है आगे कि भाई ये जो असथल बोहर मठ है इसके वर्तमान में संरक्षक कौन है और इसका जीर्णोद्धार किसके द्वारा करवाया गया, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। एक तो आपसे पूछेगा इसका जीर्णोद्धार है ये किसके द्वारा करवाया गया, तो असथल बोहर मठ है ना, इसका जीर्णोद्धार है। आपने मेला पढ़ा था ना, बाबा मस्तनाथ का मेला कहाँ पे, असथल बोहर, तो बाबा मस्तनाथ के द्वारा इसका जीर्णोद्धार करवाया। और दूसरा इसके वर्तमान में संरक्षक कौन रहेंगे, तो वर्तमान में अगर संरक्षक की बात करें तो वो हमारे अलवर से सांसद है और नाम क्या रहेगा उनका, बालकनाथ, ठीक है।
है। तो 4 नाथ मैंने आपसे बताए, एक आपसे कौन सा बताया, नाथ संप्रदाय जो स्थापना की वो एक वास्तविक संस्थापक। उसके बाद तीसरी क्या चीज बताई आपसे, तो तीसरी चीज बताई इस अस्थल बोहर मठ के जीर्णोद्धार करने वाले का नाम है बाबा मस्तनाथ, और वर्तमान में इसके संरक्षक कौन है, अलवर से सांसद रहेंगे बालकनाथ। ठीक है, तो ये थे हमारे हरियाणा के क्या, पर्यटक स्थल। पर्यटक स्थल के बाद लास्ट इस जिले में हम बात करते हैं किसके बारे में, यहाँ के प्रसिद्ध व्यक्तित्व के बारे में। ठीक है, यहाँ के प्रसिद्ध व्यक्तित्व के बारे में, महत्वपूर्ण पर्सनैलिटी के बारे में। ठीक है, जब भी हम रोहतक जिले की पर्सनैलिटी की बात करेंगे तो सबसे पहले हमारे दिमाग में नाम आएगा किसका, साक्षी मलिक का, क्योंकि जो साक्षी मलिक है उसने 2016 में हुए रियो ओलंपिक में रेसलिंग में कांस्य पदक जीतने का काम किया है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बने भी हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, साक्षी मलिक के बारे में। देखो साक्षी मलिक का जन्म हुआ था कब, 1992 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। बात थी 3 सितंबर की। ठीक है, कब, 3 सितंबर 1992 में। गांव का नाम भी पूछ लिया था एक बार, तो ध्यान रखेंगे मोखरा गांव रोहतक में जन्मी थी कौन है, साक्षी मलिक है। और उपलब्धि इसके नाम क्या है, तो उपलब्धि इसके नाम है 2016 में जो हमारे रियो ओलंपिक हुए थे, इसी में इसने जो पदक जीता था, रियो में कैसा पदक जीता था, कांस्य पदक। ठीक है, किस में, कुश्ती में। ठीक है, उसके बाद आपसे ये पूछेगा किस भार वर्ग से ये खेलती थी, तो ध्यान रखेंगे 58 किलोग्राम भार वर्ग। ये चीज भी बड़ी महत्वपूर्ण है, इससे अलावा साक्षी मलिक से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। उसके बाद आगे हम बात करते हैं अनुराधा बेनीवाल की। ठीक है, अनुराधा बेनीवाल की। तो देखो अनुराधा बेनीवाल का अगर नाम आप पढ़ोगे तो अनुराधा बेनीवाल को कहाँ पे पढ़ते हो, तो देखो अनुराधा बेनीवाल एक खिलाड़ी रहेगी और खिलाड़ी के साथ लेखक रहेगी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे किस फील्ड में नाम कमाया है, खिलाड़ी, और खिलाड़ी के साथ साथ लेखक। ठीक है, अब देखो खिलाड़ी में आपसे ये पूछ ले किस खेल से संबंधित है, तो हम क्या कहेंगे जी ये शतरंज खेलती है। और लेखक में ये कविता लिखने का काम करती है, और इसकी जो फेमस कविता हुई है उसका क्या नाम होगा, आजादी के ब्रांड। ठीक है, ये बड़ी फेमस कविता है और ये एक बार पेपर में पूछी गई थी। आजादी के ब्रांड जो कविता है वो किसके द्वारा लिखी गई थी, तो उसका नाम हो जाएगा क्या, अनुराधा बेनीवाल। उसके बाद चलते हैं आगे, और आगे हम बात करेंगे किसकी, ममता खरब की। ठीक है, किसको पढ़ेंगे हमें, तो हम पढ़ेंगे ममता खरब के बारे में। अब देखो ममता खरब, इसका संबंध रोहतक से रहेगा और इसने किस क्षेत्र में नाम कमाया है, तो ध्यान रखेंगे ममता खरब ने खिलाड़ी रहेगी, और किसकी खिलाड़ी रहेगी ये, तो ये रहेगी हॉकी की खिलाड़ी। ठीक है, हॉकी खेलती है ममता खरब, और इसका उपनाम भी ध्यान रखेंगे, ममता खरब का आप उपनाम भी ध्यान रखेंगे, और इसका उपनाम क्या हो जाएगा, तो इसे कहा जाता है हरियाणा की क्या, तो हरियाणा की गोल्डन गर्ल्स के नाम से जाना जाता है किसको, ममता खरब को। ठीक है, उसके बाद एक नाम आता है जसविंदर सिंह नरूला का। ठीक है, एक नाम आएगा किसका, तो वो हम पढ़ेंगे जसविंदर सिंह नरूला। ठीक है, जसविंदर सिंह नरूला। और जसविंदर सिंह नरूला से क्या क्वेश्चन बनेगा, किसका संबंध कहां से है और किस फील्ड से आते हैं ये, तो ये गायन के क्षेत्र से आते हैं जसविंदर सिंह नरूला। उसके बाद एक नाम आता है दयाचंद माइना। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, दयाचंद माइना। और दयाचंद माइना की अगर बात करें तो एक तो आप इसका संबंध ध्यान रखेंगे, ठीक है, रोहतक से, और दूसरी जो खास बात है वो ये है कि इसको राष्ट्रीय कवि का दर्जा प्राप्त है। आपसे पूछ ले भाई किसको, तो इसको किसका दर्जा प्राप्त है, राष्ट्रीय कवि का इसको दर्जा प्राप्त है। हरियाणा के रोहतक जिले से आते हैं। और दयाचंद माइना का उपनाम तो पेपर में बार बार रिपीट हुआ है, और इसका उपनाम क्या होगा, तो इसको कहा जाता है हरियाणा का जॉन मिल्टन। ठीक है, तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि हरियाणा का जॉन मिल्टन किसे कहा जाता है, तो वहां पे हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, दयाचंद माइना। उसके बाद आगे आता है एक किसके बारे में, गजेंद्र फोगाट के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो आगे पढ़ेंगे किसके बारे में, गजेंद्र फोगाट के बारे में। ठीक है, गजेंद्र फोगाट की अगर बात करें तो इसका संबंध भी रोहतक जिले से रहेगा। और क्वेश्चन एक छोटा सा बनता है कि हरियाणा में डिजिटल मंच के संस्थापक किसे कहा जाता है, किसके संस्थापक है, डिजिटल जो मंच है इसके संस्थापक का नाम, तो वो हो जाएंगे कौन, गजेंद्र फोगाट।
फोगाट। अब देखो यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना है, एक नाम आता है गजेंद्र वर्मा का, और गजेंद्र वर्मा का संबंध हरियाणा के सिरसा जिले से रहेगा, ठीक है, ये बात हो गई। उसके बाद एक और बॉलीवुड अभिनेता आते हैं, नाम रहेगा रणदीप हुड्डा, ठीक है। और रणदीप हुड्डा की अगर बात करें तो आप सभी जानते हैं कि जी ये तो बॉलीवुड अभिनेता रहेंगे, ठीक है, बॉलीवुड अभिनेता रहेंगे। अब देखो इसका प्रॉपर स्थान ध्यान रखेंगे, इसका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो आप कहेंगे जसिया गांव में जन्मे थे, रोहतक में। कौन? रणदीप हुड्डा। हुड्डा से ही मेरे को याद आया एक नाम मातूराम हुड्डा का, ठीक है, मातूराम हुड्डा का। अब देखो जो मातूराम हुड्डा है इनका संबंध भी कहाँ से हो जाएगा, रोहतक से हो जाएगा। आपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम तो पढ़ा ही है, हरियाणा के पूर्व सीएम, इसके पिता का नाम रणबीर हुड्डा और उस रणबीर हुड्डा के पिता का नाम था मातूराम हुड्डा, यानी कि ये कौन हुए हैं, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दादाजी, इनका संबंध भी रोहतक से रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे किसके बारे में, भूपेंद्र हुड्डा के बारे में, ठीक है। भूपेंद्र हुड्डा की अगर बात करें तो इसकी जन्म की डेट ध्यान रखेंगे, कब जन्मे थे ये जन्मे थे भाई 15 सितंबर 1947 में। और क्वेश्चन क्या बनता है, एक तो मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन बता दिया था, 14वीं विधानसभा में हरियाणा की सबसे बड़ी जीत, और दूसरा क्वेश्चन ये हरियाणा के प्रथम सीएम, हरियाणा के कैसे, ये हरियाणा के प्रथम सीएम जिनका जन्म कहाँ पे हुआ है, तो आप कहेंगे स्वतंत्र भारत में ये जन्मे हैं, कहाँ पे, स्वतंत्र भारत में ये जन्मे हैं। और हरियाणा के दूसरे सीएम जो स्वतंत्र भारत में जन्मे, 5 मई 1954 को निदाना गांव में जन्म हुआ, किसका, भूपेंद्र उसका मनोहर लाल खट्टर का, ठीक है। तो निदाना गांव रोहतक में जन्मे थे मनोहर लाल खट्टर, वो हरियाणा के दूसरे सीएम हो जाएंगे जो स्वतंत्र भारत में जन्मे, ठीक है। तो ये रहेंगे हमारी किसकी, रोहतक जिले की पर्सनैलिटी, ठीक है। तो उसके बाद एक लास्ट और फेमस नाम जो हमारे पास बचता है वो किसका बचता है, सर छोटूराम का, ठीक है। और सर छोटूराम से पहले ना मैं आपको एक नाम और बता देता हूँ, सैफ अली वर्मा, क्योंकि कई बार ये भी पूछ लिया जाता है सैफ अली वर्मा रोहतक से रहेगी और किस फील्ड में नाम कमाया है, क्रिकेट में, ठीक है, क्रिकेट रोहतक है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण पर्सनैलिटी पढ़ेंगे वो रहेगा हमारे सर छोटूराम, ठीक है, सर छोटूराम। अब सर छोटूराम से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सभी को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। देखो सबसे पहला हमारे दिमाग में क्वेश्चन क्या आएगा कि इस व्यक्ति का जन्म कब हुआ था। जन्म की बात करें तो ध्यान रखेंगे 24 अक्टूबर, ठीक है, 24 अक्टूबर 1881 को, 1881 को इसका जन्म हुआ था। और इनका जो जन्म है वो सॉरी ये गलत बता दिया, 24 अक्टूबर नहीं, इसका जो जन्म है वो होगा आपका 24 नवंबर को, ठीक है, 24 नवंबर 1881। अब बात आती है जन्म स्थान कहाँ रहेगा इसका, तो जन्म स्थान कहाँ पे पढ़ेंगे हम, तो जन्म स्थान पढ़ेंगे घड़ी सांपला गांव में, ठीक है, घड़ी सांपला गांव में ये जन्मे थे। उसके बाद इस व्यक्ति ने क्या किया, तो इस व्यक्ति ने अपनी जो स्नातक की पढ़ाई की वो कहाँ से की, ये भी पेपर में आता है, स्नातक की जो पढ़ाई की थी वो कहाँ से की थी। तो ध्यान रखेंगे स्नातक की पढ़ाई, इससे डेट भी पूछता है कि कब पूरी की, 1905 में, और कॉलेज का नाम था सेंट स्टीफन कॉलेज, ठीक है, सेंट स्टीफन कॉलेज। और ये जो सेंट स्टीफन कॉलेज है ये कहाँ पे रहेगा, दिल्ली में, यहीं से इसने अपनी ग्रेजुएशन स्नातक की पढ़ाई कंप्लीट की। अब देखो एक सेठ थे छज्जूराम, जिसने क्या किया था, इसकी सहायता की थी, सेठ छज्जूराम ने इसको पढ़ने के लिए सहायता की थी। फिर ये वकालत की पढ़ाई करने के लिए चले जाते हैं कहाँ पे, आगरा में। तो ध्यान रखेंगे आगरा में 1910 ईस्वी में आपको क्या ध्यान रखना है कि आगरा में इसने क्या किया, तो आगरा में वकालत की पढ़ाई पूरी की, ठीक है, कौन सी, वकालत की पढ़ाई को पूरा किया। उसके बाद इस व्यक्ति ने और क्या किया, तो 1913 में एक संस्कृत एंग्लो जो विद्यालय है उसकी एक स्कूल है उसकी स्थापना की, ठीक है। तो रोहतक में एक संस्कृत जो स्कूल है इसकी क्या करते हैं, ये स्थापना करते हैं, कब, 1913 में। फिर डेट जो आएगी ना सबसे इंपॉर्टेंट डेट 1916 में इस व्यक्ति के द्वारा 2 महत्वपूर्ण कार्य किए गए। सबसे पहले ये राजनीति में सक्रिय होते हैं, कब, 1916 में, ठीक है। और
1916 में राजनीति में सक्रिय हुए तो इसने पार्टी ज्वाइन की, कौन सी, कांग्रेस पार्टी में ये क्या हो जाते हैं, तो कांग्रेस पार्टी में ये हो गए क्या, शामिल। कब, 1916 में। और 1916 में ही एक और महत्वपूर्ण कार्य है कि इसने एक समाचार पत्र जिसका नाम रहेगा जाट गजट, ठीक है, जाट गजट क्या, समाचार पत्र, इसका प्रकाशन किया। अब देखो जो जाट गजट समाचार पत्र था ये कैसा समाचार पत्र था, तो आप कहोगे ये साप्ताहिक, ठीक है, ये भी पूछ लेता है कैसा था, साप्ताहिक, मासिक, दैनिक, तो ध्यान रखेंगे ये कैसा समाचार पत्र था, साप्ताहिक समाचार पत्र, नाम रहेगा जाट गजट। 1916 सर छोटूराम ने इसका संपादन किया। और कहां से निकलता था, तो ये रोहतक से निकलता था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद आपको पता है कि भाई 1920 में हमारे भारत में स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए एक आंदोलन महात्मा गांधी जी जिसका नेतृत्व कर रहे थे, असहयोग आंदोलन बड़े स्तर पे चला। अब देखो इस असहयोग आंदोलन का क्या करता है ये व्यक्ति, भरपूर पुरजोर विरोध करता है, ठीक है। और पुरजोर विरोध करता है तो इस व्यक्ति का कांग्रेस से क्या हो जाता है, विश्वास खत्म हो जाता है और ये कांग्रेस पार्टी को क्या कर देता है, छोड़ देता है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या बनेगा, आपसे कहेगा हरियाणा में असहयोग आंदोलन का, हरियाणा में असहयोग आंदोलन का विरोध किसने किया, असहयोग आंदोलन का विरोध पूछा जाएगा कि हरियाणा से विरोध करने वाले कौन थे, हरियाणा से, तो उसका नाम क्या था, तो उसका नाम हम कहेंगे छोटू राम, इसने किया भाई विरोध। और फाइनली ये कांग्रेस पार्टी छोड़ देते और अपनी एक नई पार्टी का गठन करते हैं 1923 ईस्वी में, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे 1923 ईस्वी में ये नई पार्टी का क्या करते हैं, गठन करते हैं, ठीक है। तो एक पार्टी बनाई 1923, पार्टी का नाम था यूनियनिस्ट पार्टी, ठीक है। कौन सी पार्टी थी, तो पार्टी का नाम था यूनियनिस्ट पार्टी। और ये जो यूनियनिस्ट पार्टी बनी थी ये कब बनी थी, 1923 में। अब बात ये आती है कि यूनियनिस्ट पार्टी का जो निर्माण किया था वो किसके साथ मिलकर किया था, तो ध्यान रखेंगे सर छोटूराम तो थे ही, लेकिन दो व्यक्ति और थे, एक का नाम था फजल अली हुसैन करके और एक व्यक्ति थे जिसका नाम था हयात खान, ठीक है। तो दो व्यक्तियों के आप यहाँ पे नाम ध्यान रखेंगे, फजल अली हुसैन और सिकंदर हयात, ठीक है। तो एक तो आप फजल अली हुसैन का नाम ध्यान रखेंगे और दूसरा जो नाम है वो सिकंदर हयात का नाम ध्यान रखेंगे, ठीक है। सिकंदर हयात के साथ मिलकर इसने पार्टी की गठित। फिर क्या हुआ, तो 1923 के बाद अगले ही साल इसने 1924 में एक लीग की शुरुआत की जिसको कहा जाता है जमींदारा लीग। ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि जमींदारा लीग की स्थापना किसने और कब की थी, तो वो सर छोटूराम ने 1924 में, ठीक है। और इसके पीछे कारण था अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार करना और यहाँ से एक अलग से छवि भी सर छोटूराम को मिलती है जो इसे क्या कहा जाता है, जमींदारों का मसीहा के नाम से इसको जाना जाता है। फिर आया भाई साल हमारा 1927 का और 1927 में इसको एक उपाधि दी जाती है और उपाधि का नाम था क्या, राय बहादुर की उपाधि, ठीक है। और ये जो राय बहादुर की उपाधि इसको दी गई कब, 1927 में, ठीक है। किसने प्रदान की, अंग्रेजों ने प्रदान की। उसके बाद साल आया का क्या, 1937 ईस्वी का। और 1937 में भारत के सभी राज्यों में प्रांतीय चुनाव हुए और ये प्रांतीय चुनाव अपने पंजाब में भी हुए, क्योंकि इस समय पे जो हमारा पंजाब था वो हमारा जो हरियाणा था वो किसका हिस्सा था, पंजाब का। तो जो चुनाव होगा वो किसके लिए होगा, पंजाब के लिए। तो पंजाब में जो प्रांतीय चुनाव हुए उन प्रांतीय चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर के आई कौन सी, यूनियनिस्ट पार्टी। और इस यूनियनिस्ट पार्टी ने अपने ही दम पे वहां पे क्या बना ली, सरकार बना ली, ठीक है। कब, 1937, ठीक है। तो 1937 में हम क्या कहेंगे, प्रांतीय चुनाव में, प्रांतीय चुनाव में क्या होती है, इसकी जीत होती है, ठीक है। और पंजाब में इनकी बनती है सरकार, पंजाब में सरकार। और 1937 ही वो वर्ष था फिर अंग्रेजों ने, यानी कि लोकप्रिय हो चुके थे पूरे भारत में, और 1937 ने अंग्रेजों ने इसको एक और उपाधि दी जिसको हम क्या कहते हैं, सर की उपाधि। जो छोटूराम थे ना, अब वो बन चुके हैं राय बहादुर सर छोटूराम, इनका पूरा नाम हो चुका है। क्योंकि यहां से पूछा जाता है इसको राय बहादुर की उपाधि कब मिली, 27 में। सर की उपाधि कब मिली, 1937 में।
उसके बाद और क्या हुआ, तो भी आप जानते हैं कि हम पढ़ते हैं कि बताओ भाखड़ा डैम का वास्तुकार किसे कहा जाता है। भाखड़ा डैम, भाखड़ा बांध का जन्मदाता, वास्तुकार नहीं जन्मदाता, भाखड़ा डैम के जन्मदाता, तो ये भी सर छोटू राम को। तो इसको क्यों कहा जाता है भाखड़ा डैम का जन्मदाता, क्योंकि भाई जो भाखड़ा डैम है ना जहाँ पे बना हुआ है, जिस व्यक्ति की जमीन थी वो हिमाचल प्रदेश का एक राजा था, ठीक है। अब इस राजा ने अपनी जो जमीन है वो इस डैम के लिए देने से क्या कर दिया था, इनकार कर दिया था। यानी कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे ना, उस क्या ना वो बड़े नेता भी उस राजा के पास जा चुके थे, लेकिन वो राजा कैसे भी जमीन देने के लिए राजी नहीं हुआ था। सर छोटू राम उसको जमीन देने के लिए मना लेते हैं, इसीलिए सर छोटू राम को कहा जाता है भाखड़ा डैम का जन्मदाता, ठीक है। और फाइनली भाई 1945 में सर छोटू राम की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और वो डेट आप ध्यान रखेंगे कि इसकी जो मृत्यु हुई थी वो 9 जनवरी 1945, ठीक है। कब हुई थी, 9 जनवरी 1945 को इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसकी जो मृत्यु है वो कहाँ पे हुई थी, ध्यान रखेंगे इसकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी, तो मृत्यु होती है इसकी लाहौर में। जन्म घड़ी सापला में, मृत्यु हुई इसकी कहाँ पे, लाहौर में। अब देखो जो सर छोटू राम का निवास स्थान है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि सर छोटू राम का निवास स्थान क्या कहा जाता है। तो निवास स्थान को ध्यान रखेंगे नीली कोठी के नाम से जाना जाता है। नीली कोठी किसका निवास स्थान है, सर छोटू राम का। उसके बाद पूछेगा हरियाणा में छोटू राम की सबसे बड़ी प्रतिमा, हरियाणा में किसकी, छोटू राम की सबसे बड़ी प्रतिमा कहाँ पे रहेगी। तो सबसे बड़ी जो प्रतिमा स्थापित की गई है वो घड़ी सांपला में की गई है। कहाँ पे की गई है, घड़ी सांपला में। तो ये था भाई छोटू राम के बारे में। उसके बाद एक महासिंह करके भी एक व्यक्ति आते हैं, महासिंह, ठीक है। ये हरियाणा के पहले, ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा नहीं, ये महासिंह करके रोहतक से संबंधित होंगे और हरियाणा के ये पहले क्या हुए हैं, शिक्षा मंत्री हुए हैं। नाम क्या रहेगा इसका, महासिंह रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये जिला होता हमारा कंप्लीट। और इस जिले में कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। 2-4 क्वेश्चन जो इधर कवर ना हुए उनके बारे में लास्ट हम कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं इस जिले की। और महत्वपूर्ण बातों में हम किसकी बात करेंगे, जैसे कि आप जानते हो हरियाणा में 3 आकाशवाणी केंद्र रहेंगे, एक हमारा रोहतक में, दूसरा हमारा कुरुक्षेत्र में और तीसरा हिसार में। तो हम प्रत्येक जिले में उनके बारे में चर्चा करेंगे। अभी हमें क्या पढ़ना है, हरियाणा का प्रथम, ठीक है। कैसा, हरियाणा का प्रथम, हरियाणा का प्रथम आकाशवाणी केंद्र। और हरियाणा के प्रथम आकाशवाणी केंद्र की बात की जाए तो ये स्थापित हुआ था कब, 1976 में। कहाँ पे, रोहतक में स्थापित हुआ था, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद हरियाणा में टोटल चिड़ियाघरों की संख्या रहेगी 3, लेकिन क्वेश्चन ये बनेगा हरियाणा का सबसे बड़ा चिड़ियाघर, हरियाणा का सबसे बड़ा चिड़ियाघर। तो सबसे बड़े चिड़ियाघर की अगर बात करें तो ये भी हमारा कहाँ पे रहेगा, रोहतक चिड़ियाघर, जिसको रोहतक चिड़ियाघर के नाम से जाना जाता है। ये हरियाणा का कैसा चिड़ियाघर है, सबसे बड़ा चिड़ियाघर। उसके बाद इस चिड़ियाघर की जो स्थापना है ना वो कब हुई थी, इसके बारे में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इस चिड़ियाघर की जो स्थापना है वो होती है 1986। अब देखो ये जो आकाशवाणी केंद्र है ना, इसकी एग्जैक्ट डेट भी ध्यान रख लेना, 8 मई 1976। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जाएगा, हरियाणा में प्रथम कॉलेज कब खुला था, हरियाणा में प्रथम कॉलेज कब खुला था। तो हरियाणा में पहले अगर मैं कॉलेज की बात करूं ना तो ये 1926 में रोहतक में स्थापित हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद आगे बात ये आती है कि भाई हमारा जो भारत में भाषा के आधार पे राज्य बन रहे थे, तो उन राज्यों के लिए एक कमेटी का गठन किया था जिसको नाम दिया गया था क्या, राज्य पुनर्गठन आयोग, यानी कि फजल अली आयोग। और उसका काम ये था कि वो पूरे भारत में भ्रमण करेगा, जहां जहां पे उसको ये लगे कि यहाँ पे राज्य का निर्माण है तो वो रिपोर्ट अपनी केंद्र सरकार को सौंपने का काम करेगा। अब ये राज्य पुनर्गठन आयोग यानी कि जो फजल अली आयोग है, इसके बारे में आपसे पूछेगा कि ये हमारा कब आया, ठीक है। तो फजल अली जो आयोग है ये हरियाणा में कहां पे और कब आया, ठीक है। तो ये और हम ध्यान रख लेंगे कि भाई हमारा जो राज्य है पूर्ण गठन आयोग, ठीक है, पूर्ण गठन आयोग 1955 ईस्वी में कहां पे पहुंचता है, रोहतक हरियाणा में पहुंचता है। ये देखने के लिए कि हरियाणा को भी जिला, हरियाणा को भी राज्य बनाया जाए या नहीं बनाया जाए, ठीक है। उसके बाद फाइनली लास्ट अगर आपसे पूछा जाए कि भाई हमारा
जो पहला विश्व युद्ध था, तो उस पहले विश्व युद्ध में भारत ने ब्रिटेन का साथ दिया था और महात्मा गांधी जी क्या कर रहे थे, लोगों को प्रोत्साहित कर रहे थे कि आप भी जाके क्या लो, इस युद्ध में भाग लो और अंग्रेजों का साथ दो, फिर अंग्रेज हमें क्या कर देंगे, आजाद। लेकिन ध्यान देंगे, आपसे पूछेगा प्रथम विश्व युद्ध में हरियाणा से सबसे ज्यादा सैनिक जो भर्ती हुए थे युद्ध में, वो कहां से भर्ती हुए थे, तो वो भी रोहतक जिले से भर्ती हुए थे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये जो जिला है ये आपको समझ आया होगा। वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब आप जितना इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो उतना ही हमें मोटिवेशन मिलेगा और इसी तरीके से मैं आपको 22 के 22 जिले इस चैनल पे पूरे करवाऊंगा। धन्यवाद, जय हिंद।